सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 15 जनवरी की बैठक को लेकर बड़ा संशय। किसानों ने कहा बैठक में जाएंगे लेकिन समाधान की उम्मीद नहीं। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से अलग हुए किसान नेता भूपिंदर सिंह मान। कहा नहीं जा सकता किसानों की भावना के खिलाफ। 2 दिन पहले वीआरएस हासिल करने वाले गुजरात काडर के आईएएस AK शर्मा लखनऊ में बीजेपी में हुए शामिल। पीएम मोदी के काफी करीब माने जाते हैं AK शर्मा। तमिलनाडु के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। पूछा आप भारत के लोगों के पीएम हैं या फिर 2-3 चुनिंदा व्यापारियों के। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा चिकन सैंपलों में नहीं मिला बर्ड फ्लू। गाजीपुर मुर्गी मंडी और चिकन व्यापार पर रोक हटी। दिल्ली में 81 केंद्रों में हफ्ते में 4 दिन होगा कोरोना टीकाकरण। सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप केंद्र ने जरूरत से आधे टीके ही दिए, जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद की ड्रग केस में हुई गिरफ्तारी। नवाब ने कहा कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सच्चाई जल्द आएगी सामने, कानून पर पूरा यकीन। कैपिटल हिल में हिंसा भड़काने के आरोप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित। अब सीनेट में होगा ट्रायल। एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग से दागदार होने वाले पहले राष्ट्रपति बने ट्रंप। और ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किया दावा कोरोना से ठीक हुए लोग भी फैला सकते हैं संक्रमण। ठीक हुए लोगों में 5 महीने तक बनी रहती है इम्यूनिटी। शेयर बाजार में धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए कमाने के आरोप में बिजनेस चैनल CNBC आवाज के एंकर हेमंत घई और उसकी पत्नी तथा मां को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी ने बैन कर दिया है। सेबी की इस कार्रवाई के बाद अब ये लोग शेयर की खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सेबी की कार्रवाई के बाद CNBC आवाज की प्रमोटर कंपनी नेटवर्क 18 ने घई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। हेमंत घई लगभग वही काम कर रहा था जो 1992 में बदनाम शेयर दलाल हर्षद मेहता ने किया था। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि हेमंत घई जिस टॉक 2020 कार्यक्रम को होस्ट करते थे उसमें शेयरों के बारे में दी जाने वाली जानकारी का फायदा अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उठाते थे। CNBC आवाज के इस कार्यक्रम में ये सुझाव दिया जाता था कि किन कंपनियों के शेयर खरीदे जाएं और किन्हें बेचा जाए, किस तरह के शेयर में घाटा या मुनाफा है। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि टीवी न्यूज के कार्यक्रम के लिए मिलने वाली अग्रिम जानकारी के आधार पर हेमंत अपनी पत्नी जया हेमंत घई और माता श्याम मोहिनी घई के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिए पैसा कमाते थे। सेबी ने घई को अगले आदेश तक निवेश से तो रोका ही है, साथ ही धोखाधड़ी से कमाई गई 2.95 करोड़ की रकम के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। सेबी ने 1 जनवरी 2019 से 31 मई 2020 के दौरान हुई ट्रेडिंग का विश्लेषण कर ये बैन लगाया है। सेबी ने पाया कि घई की मां और पत्नी के खातों से वे शेयर एक दिन पहले ही खरीद लिए जाते थे, जिन्हें अगले दिन उनके कार्यक्रम में खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता था। दरअसल ऐसा ही खेल साल 1992 में खेला जा रहा था, जब हर्षद मेहता अखबारों में एडवाइजरी कॉलम लिखकर इन्वेस्टरों को शेयर की खरीद फरोख्त का सुझाव देते थे। अपने कॉलम में वो बताते थे कि किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा और किस कंपनी में नुकसान। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उन कंपनियों में पैसा लगाने की एडवाइस देते थे जिसमें उनका खुद का पैसा लगा होता था। इस तरह के कारनामों से हर्षद ने मोटी रकम तो कमाई, लेकिन जब फंसे तो फंसे ही रह गए। बाद में इसी तरह के कारनामों पर नजर रखने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड यानी सेबी का गठन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश दौरे से लौटने के बाद आज तमिलनाडु पहुंचे। राहुल गांधी ने तमिलनाडु पहुंचकर पोंगल और जल्लीकुट्टा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने जल्लीकुट्टा का कार्यक्रम भी देखा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम के दौरान जो यंगस्टर, जो युवा इसमें शामिल थे और साथ ही पशुओं का भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया।
राहुल गांधी ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो तमिलनाडु पहुंचे हैं ताकि वहाँ की इतिहास और वहाँ की संस्कृति को लेकर वो सीख सकें। कुछ लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, जो लोग सवाल उठाते हैं, उनको राहुल गांधी ने कहा कि उनके लिए ये संदेश है कि तमिलनाडु की संस्कृति और इतिहास काफ़ी समृद्ध है और इसे सीखने की ज़रूरत है। I'd like to thank everybody for inviting me here today. It was quite a lovely experience to see Tamil culture and history in action. தமிழக மக்களுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த அற்புதமான விழாவை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. விழாவிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டவர்களை பார்க்கிற பொழுதோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. I'm happy to see that Jallikattu is being organized in a systematic and safe way so that both the bulls and the youngsters are safe and everybody is taken care of. இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருப்பவர்களை பார்க்கிற பொழுது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஜல்லிக்கட்டுவில் கலந்து கொண்டவர்களோ இந்த காளை மாடுகளோ இந்த ஏற்பாடுகளோ எனக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. And I have specifically come here because I think Tamil culture, Tamil language, Tamil history are essential for the future of India and need to be respected by everybody in India. நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக மட்டுமே தனியாக இங்கே சிறப்பாக வந்திருக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை காண வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்திருக்கிறேன். தமிழினுடைய கலாச்சாரமோ தமிழினுடைய சிறப்போ இந்தியாவிற்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. எனவே அதை கொண்டாடுவதற்காக அந்த மகிழ்ச்சிக்காக நான் வந்திருக்கிறேன். I have come here to give a message to those people who think that they can run roughshod over the Tamil people, who think they can push aside Tamil language and Tamil culture. தமிழ் மொழியையோ தமிழ் கலாச்சாரத்தையோ பரப்புவதற்காக சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்காக செயல்படுகிறவர்களை நான் பாராட்டுகிறேன். நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதற்காக வந்திருக்கிறேன். I have received tremendous love and affection from the people of Tamil Nadu, and it is my duty to stand with the people of Tamil Nadu and protect their history, their culture and their language. தமிழக மக்களோடு நிற்க வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக நான் கருதுகிறேன். நான் அப்படி நிற்பேன். அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை நான் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். எனவே தமிழக மக்களோடு நிற்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை என்று நான் கருதுகிறேன். So I have come here also to learn about your culture, about your feelings, about your history. நான் இங்கே வந்திருப்பது உங்களுடைய உணர்ச்சிகளை பாராட்ட, உங்களுடைய இலட்சியத்தை பாராட்ட, உங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பார்க்க, இவைகளை எல்லாம் அறிந்து கொள்ள, இவைகளை நேசிக்க நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். I would like to wish everybody happy Pongal, best wishes to everybody, and I'd like to congratulate all the youngsters here who've done such a tremendous job. அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கெடுத்துக் கொண்ட இளைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் மறுமுறையும் கூறுகிறேன். நம்முடைய நந்திதேவர் மாதிரி ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு அந்த காளை மாடு நன்றி தெரிவிச்சிருக்கு. வணக்கம். साथ ही राहुल गांधी ने आज पोंगल के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, लोगों के साथ बैठे, वो पूजा में भी बैठे और साथ ही उन्होंने खाना भी खाया वहाँ सभी लोगों के साथ। और राहुल गांधी दरअसल तमिलनाडु पहुँचे हैं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस और डीएमके का अलायंस लगभग तय है। ऐसे में राहुल गांधी विदेश दौरे के बाद सीधे पहुंचने के बाद सीधे पहले कार्यक्रम में
तमिलनाडु गए हैं और तमिलनाडु में अगले साल जो विधानसभा का चुनाव है उसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और डीएमके एक साथ एक अलायंस के तहत चुनाव लड़ेगी और उसको लेकर भी एक तरह से सियासी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ख़ास तौर से तमिलनाडु के चुनाव में तमिलनाडु की संस्कृति, लैंग्वेज और इतिहास को लेकर जो हाल के दिनों में जो टीका टिप्पणी की गई है वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और राहुल गांधी ने साफ तौर से आज अपने भाषण में, स्पीच में ये संदेश दिया कि तमिलनाडु की संस्कृति और इतिहास काफ़ी समृद्ध है और उसे सीखने के लिए वो तमिलनाडु पहुँचे हैं। अजय झा, गो न्यूज़। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे 50 दिनों से जारी है और अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उनमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगली बातचीत 15 जनवरी यानी कि कल होने जा रही है और पिछली बैठक में ही तय हुआ था कि 15 जनवरी को अगली बातचीत होगी, लेकिन उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया जिसमें नए कृषि कानूनों के ऊपर में रोक लगाई गई है और इसके साथ ही एक कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन किसानों ने कमेटी का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। अब जबकि कल अगली बैठक की तारीख है, किसान संगठनों का कहना है कि वे बैठक में जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है कि इस बैठक में भी कोई हल निकलेगा। किसानों की लगातार मांग है कि जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें रद्द किया जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए सरकार साथ ही एक कानून भी बनाए। अभी किसान संगठनों का कहना है कि आने वाले दिनों में जो उनका विरोध प्रदर्शन है उसमें और तेज़ी आएगी। 26 जनवरी तक कई कार्यक्रम हैं जो कि प्लान किए हुए हैं। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा, वहीं पे सभी राज्यों में गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा और 26 जनवरी को किसान अपना खुद का एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये भी कहना है किसान संगठनों का कि अगला उसके बाद क्या होगा, कार्यक्रम 26 तारीख के बाद तय होगा, सब एक साथ बैठ के तय करेंगे। और किसान संगठनों का कहना है कि उन्हें लगता है कि अभी ये विरोध प्रदर्शन लंबा चलेगा, ज़्यादा उम्मीद अगली दौर की बातचीत से भी नहीं है। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है एनुअली इंडिया में 12,500 किसान सुसाइड करते हैं। 1995 से 2015 तक 3 लाख किसानों ने सुसाइड की है। समझ रहे हो ना। ऊपर से भाई ने बोला ना, कहाँ गया हो, कि 1991 में इकोनॉमी खोला था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन थ्रू। क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से कंपनी आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगी। उसी का नतीजा क्या, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, वो बोलती है कि देश का 1% लोगों के पास देश का 60% धन है, 10% के पास देश के लोगों का 90% धन है। तो ये इनइक्वालिटी, असमानता, ऐसा भी क्या हम इंडस्ट्री लगाएंगे, क्या हम बिजनेस लगाएंगे, कहाँ हैं हम? समझ रहे हो। दूसरी बात, कमेटियाँ बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। चमन में इख्तिलाफ के रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी है, पीपल्स गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार लोगों की सरकार होती है। कमेटी किस लिए बनाई जाती है? जुडिशरी का काम होता है जज करना, कानून बनाना काम नहीं होता। कानून बनाती है लेजिस्लेटिव, MLA MP। अगर जुडिशरी कानून बनाएगी, कमेटियाँ बनाएगी, तो सरकार क्या करेगी? हमारे और डेवलपमेंट के बीच में कौन है? सरकार। विकास बोला था ना, विकास आएगा, तो विकास को और हमारे बीच में सरकार है। वोट दे के इसलिए विकास लेके आओ, वो नहीं आया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सेना में एडल्ट्री या व्याभिचार कानून को बहाल करने की मांग की है। 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय बेंच ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया था। जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने फैसले में कहा था कि ऐसा कोई भी कानून जो व्यक्ति की गरिमा और महिलाओं के साथ समान व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वो संविधान के खिलाफ है। अगस्त 2018 में आए इस फैसले में अंग्रेजों के समय से लागू IPC की धारा 497 को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि शादी में पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं होता है। महिला या पुरुष में से किसी भी एक की दूसरे पर कानूनी संप्रभुता सिरे से गलत है। जस्टिस मिश्रा समेत जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने एक मत से अपना फैसला सुनाया था।
तब कोर्ट ने कहा था कि धारा 497 अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और इसके तहत सिर्फ पुरुषों को अपराधी माना जाता है। एडल्ट्री को अपराध मानना एक पुराना विचार है, जिसमें पुरुष को अपराधी और महिला को पीड़ित माना जाता है, लेकिन मौजूदा समय में हालात बदल गए हैं। कोर्ट का मानना था कि आईपीसी की ये धारा उस सिद्धांत पर आधारित है जिसमें कहा जाता है कि शादी के बाद महिलाएं अपनी पहचान और कानूनी अधिकार खो देती हैं, जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और ये सिद्धांत कानूनी तौर पर मान्य भी नहीं है। व्यभिचार अनैतिक जरूर हो सकता है, लेकिन इसे गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। अब रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर सेना में इस कानून को बहाल करने की मांग की है। मंत्रालय की दलील है कि सेना में किसी सहयोगी की पत्नी के साथ संबंध बनाने पर नौकरी से निकाले जाने तक का प्रावधान बना रहना चाहिए। अगस्त 2018 में कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि शादी की संस्था को बचाए रखने के लिए एडल्ट्री के खिलाफ कानून जरूरी है। सरकार ने कोर्ट में कहा था कि इस कानून को रद्द करना भारतीय संदर्भ में परिवार और शादी की पवित्रता के साथ साथ भारतीय मूल्यों पर चोट है। 1960 में आईपीसी में एक धारा 497 जोड़ी गई थी। इस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई मर्द किसी दूसरी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो महिला के पति के शिकायत पर मर्द के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता था। कानून के मुताबिक ऐसे हालात में पुरुष को 5 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों ही सजा का प्रावधान था, जबकि इस कानून के तहत महिलाओं को दोषी नहीं माना जा सकता था। कानून में ये कहा गया था कि महिलाएं कभी भी उकसाने और शादी के बाद संबंध बनाने की शुरुआत नहीं करती। जानकार इस कानून में कई खामियां बताते हैं। जानकार मानते हैं कि ये कानून महिलाओं को सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए सहमति देने तक ही सीमित करता था। जानकार कानून में एक खामी ये भी गिनाते हैं कि इस कानून के तहत महिला सहमति से संबंध तो बना सकती थी, लेकिन उनके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं था। रक्षा मंत्रालय की याचिका पर जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक नोटिस जारी कर मामले को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के पास भेजने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, क्योंकि 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया था, इसलिए इस याचिका को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाना चाहिए ताकि कोई उसी तरह की बेंच बनाई जा सके। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज। 14 जनवरी को आमतौर पर मकर संक्रांति पड़ती है। सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होता है और धूप का रंग चटक होने लगता है। बदलाव की इस तिथि का संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से भी है, जिसने हिंदुस्तान की तारीख बदल दी थी। मराठों का पूरे हिंदुस्तान पर काबिज होने का सपना हमेशा के लिए चूर चूर हो गया था और अंग्रेजों का सितारा बुलंद होने का रास्ता साफ हो गया था। हरियाणा में पानीपत वो मैदान है जहां लड़ी गई 3 लड़ाइयों ने मुल्क की तस्वीर बदल दी थी। 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुई तीसरी लड़ाई मराठा सेनापति सदाशिव राव और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बेहद कमजोर पड़ चुका था और पुणे को केंद्र बनाकर मराठे लगातार अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और दिल्ली पर काबिज होने की स्थिति में आ गए थे। मराठों की इस गति से तमाम देशी रजवाड़े भी दहशत में थे और तमाम अफगान कबीलों को एकजुट करके अफगानिस्तान की नींव डालने वाले अहमद शाह अब्दाली भी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली 1760 में हिंदुस्तान आया और 1761 में उसका सामना मराठों से हुआ। 14 जनवरी की इस भीषण लड़ाई में जितने लोग एक दिन में मारे गए, उतने शायद ही कभी किसी युद्ध में मारे गए। जो लोग इतिहास की घटनाओं और युद्धों को धर्म के नजरिए से देखते हैं, उन्हें जानकर अचरज हो सकता है कि इस युद्ध में मराठों की ओर से तमाम मुसलमान भी लड़ रहे थे। मराठा तोपखाने का मुखिया इब्राहिम गार्दी था, जिसके गोलों की बरसात ने अब्दाली की सेना पर कहर ढा दिया था। उधर कई राजपूत राजा जंग में अब्दाली के साथ थे।
दरअसल 1734 में हुए एक समझौते के जरिए दिल्ली के बादशाह की हिफाजत के बदले मराठों ने इस इलाके में लगान वसूलने का अधिकार हासिल कर लिया था, जो पहले राजपूत राजाओं के पास था। मराठों की इस बढ़ती ताकत से राजपूत राजा काफी खफा थे और अब्दाली के जरिए उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। इस भीषण और निर्णायक युद्ध में मराठों की हार हुई और दिल्ली पर कब्जा करके पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत अपने हाथ में लेने का उनका सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जीतने के साथ अब्दाली ने भारी लूटपाट की, पर अंत में मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी सौंपकर लौट गया। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बक्सर के मैदान में शाह आलम की सेना परास्त हुई और समझौते के बाद साम्राज्य का बड़ा इलाका अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों को मराठे ही रोक सकते थे, जिनका सूरज पानीपत की तीसरी लड़ाई में डूब गया था। इसके पहले पानीपत के 2 युद्ध ने भी इतिहास की धारा मोड़ी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जब मुगल सम्राट अकबर और अफगान बादशाह आदिल शाह सूर का सेनापति हेमू आमने सामने हुए थे। बड़ी सेना होने के बावजूद हेमू अकबर से हार गया था और इसी के साथ मुगल साम्राज्य इस कदर मजबूत हुआ कि अगले 200 सालों तक कोई हिला नहीं पाया। वहीं पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इस युद्ध ने उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इस युद्ध में भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल हुआ था। बाबर की छोटी सी सेना ने तोपों के बल पर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की लाखों सैनिकों वाली सेना को परास्त कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।